Hi Ranjana, is am I audible or visible to you? मैं दिखाई दे भी रही हूँ आप लोगों को क्या मुझे तो गाइस हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा नया यूनिट लीगल एस्पेक्ट। तो लीगल एस्पेक्ट में हमने कल सीखा था कि क्या क्या कंपनीज का एक्ट कौन सा है। कंपनीज के एक्ट के अंदर न्यू इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ 2013 में। कंपनीज एक्ट बना था 1956 में। देन उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जो चेंजेस हमारे स्टार्ट हुए वो हमारे लिए पीएचडी इंटरव्यू में कॉमर्स से रिलेटेड। बेटा पीएचडी का जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं आपके कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा होता है कि विच टॉपिक यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड और उसके टॉपिक के हिसाब से आपको मार्केट का कितना नॉलेज है, आपको फाइनेंस का कितना नॉलेज है, आपको डिजिटलाइजेशन का कितना नॉलेज है और इकोनॉमिकल लेवल पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या डिटेल्स आपको पता है, ये आपसे पूछा जाता है। वेदर यू आर गोइंग फॉर द पीएचडी इंटरव्यू तो पीएचडी के लिए आपको एक प्रपोजल एसओपी जमा करवाना होता है। एसओपी जो होता है एक शॉर्ट फॉर्म होता है।
लाइक जैसा हमारे लिए हमारा रेज्यूम जो होता है शॉर्ट डिटेल हो जाती है ना, इसके अंदर हम छोटी छोटी सी डिटेल्स पुटअप कर देते हैं। तो वैसे ही हमारा एक प्रपोजल होता है, प्रपोजल जो होता है जिससे हम एसओपी कहते हैं, तो उसे हमको रिप्रेजेंट करना होता है पैनल के सामने कि मतलब इस टॉपिक को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, ये टॉपिक से गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा, इस टॉपिक के अंदर नया कंटेंट क्या है। उससे पहले भी कुछ लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया था और उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से यूटिलाइज किया था। अब मैं आगे चल के इस चीज़ पे स्टडी कर रही हूँ और इस स्टडी के अंदर जो जो गैप मुझे फाउंड हुए थे, मतलब जहाँ जहाँ पे रुकावट हो गई थी, यानी उन्होंने उनके आगे का काम मैं पूरा करने जा रही हूँ। सो अभी आ रही है आवाज़? मैं ऑडिबल? आवाज़ को क्या प्रॉब्लम? सो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं पीएचडी इंटरव्यू में कि एसओपी क्या होता है। एसओपी से रिलेटेड हम जो है हमको पूछा जाएगा कि आपको इस बारे में क्या नॉलेज है। अभी आ रही है? अब आवाज़ आ रही है? हेलो? एम आई ऑडिबल? तो पहले तो आप लोगों को पीएचडी के इंटरव्यू के लिए एक क्वेश्चन आ गया है मेरे बीच में। तो पीएचडी का इंटरव्यू के अंदर आपको एसओपी जमा कराना होता है। उस एसओपी यानी आपने जो टॉपिक चूज किया है, और देखिए कॉमर्स से रिलेटेड जो टॉपिक है आपका, वो कौन सी फील्ड में साउंड कर रहा है, अकाउंटिंग फील्ड में साउंड कर रहा है, मैनेजमेंट फील्ड में साउंड कर रहा है, मार्केटिंग फील्ड में साउंड कर रहा है, ये इकोनॉमिकल फील्ड में साउंड कर रहा है। और जब अगर आप पैनल में जब जा रहे हो तो वहाँ पर आपको आपकी सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेक्शन देना चाहिए। तो अगर आपने मार्केटिंग से रिलेटेड पेट एग्जामिनेशन दिया है, ओके, देन यू आर गोइंग टू बी अपीयर फॉर द पीएचडी इंटरव्यू। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है। लाइक अगर आपने मार्केटिंग चीज सेलेक्ट की, तो आपको क्या पता है मार्केटिंग के बारे में कि इंडिया का रेट क्या चला है, क्या नहीं, ऐसे। रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन उसमें नहीं होते। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो एग्जाम, तो एग्जाम्स के अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी से होता है कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं और उस टेस्ट का किस तरह से यूटिलाइजेशन होता है। आगे जाके हमारा जो एक यूनिट बचा है, तो उस यूनिट के अंदर हमारा वही कंप्लीट करना है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। देन ये सारे हमारे रिटर्न वर्क में काम आते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू के अंदर हमें रिसर्च वर्क के अंदर में रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी उसमें आप प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट करोगे, सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट करोगे। प्राइमरी डाटा जो होता है वो क्वेश्चन ये बेसिस पर होता है, लाइक जो भी हमारे पास पीडीएफ है या जर्नल से हमने लिया है या किसी थीसिस वगैरह से हमने कोई चीज़ें उठाई है, वो प्राइमरी डाटा या आपके पास जो भी डाटा आप जो फिजिकली कलेक्ट कर रहे हो, यानी मतलब सॉफ्ट कॉपी में जो भी चीज़ आपके पास मिल रही है, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा जो आप फील्ड में उतर के जाते हो, वहाँ का सर्वे करते हो, वहाँ की डिटेल लेते हो, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। ठीक है, मैं एक डिस्कशन क्लास ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। आज आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अंजू। तो आपका इंटरव्यू कब है डियर? यस अंजू, प्लीज लेट मी नो आपका इंटरव्यू कब है। फर्स्ट को आपका इंटरव्यू है, यानी मंडे को। मंडे, फर्स्ट अक्टूबर। फर्स्ट अक्टूबर संडे। सेकेंड अक्टूबर। यस, मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। और आप अंजू से पूछ रहे हो, मुझे लगा मुझसे बात कर रहे हो। मेरा पीएचडी वर्क चालू है।
चलो आ जाते। सो यार हम लोग एक काम करेंगे, डिस्कशन टॉपिक एक रख लेंगे पीएचडी के इंटरव्यू के लिए कैसा है क्या नहीं। तो आज 27 है, 29 को रख लेते हैं। ओके, 29 का जो लेक्चर होगा इट इज स्पेशल फॉर द एंट्रेंस इंटरव्यू। पीएचडी के इंटरव्यू के लिए आपको किस तरह से जाना है, कौन कौन से टॉपिक होते हैं। अंजू आपने कौन से से आपका दिया है, मुझे आपका टॉपिक अगर आप शेयर कर सकते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, जिससे मैं आपको इसी वे से बता सकती हूँ कि पैनल के अंदर किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। आई वुड लाइक हाँ मैं आप लोग की सारी चैट देख रही हूँ। ठीक है, मैं एक्चुअली लैपटॉप का कुछ हो गया ना, कभी कभी ना मैं खेल लेती है। हाँ हाँ कर लो कर लो बात। चलो आ जाओ काम पे। अंजू मैं बता रही थी आपको कि अगर आप मुझसे आपकी डिटेल शेयर कर लोगे, डिटेल ये तो वो ज़्यादा कन्विंस हो जाएगा कि, क्योंकि मैंने बहुत बार इंटरव्यू दिए हैं, पैनल्स को देखा है, पैनल्स किस तरह से होते हैं और पैनल के अंदर किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें आई हैव अ डिटेल। तो अगर आप मुझसे शेयर करोगे कि आपने किस टॉपिक से दिया था, यानी आपने मार्केटिंग फील्ड से दिया था, फाइनेंस से दिया था, या फिर अपने मैनेजमेंट की फील्ड से दिया था। तो उस पैट एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपका टॉपिक मुझे पता होना चाहिए, जिससे मैं आपको बेसिक से इंटरव्यू के क्वेश्चन बता सकूँ। कोई बात नहीं, हमारा कर देंगे। एक्चुअली कैसा हो जाता है, फर्स्ट टाइम जो होता है ना, फर्स्ट इंटरव्यू में हमारा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस के बाद जो हम सामने पेपर वर्क शो कर रहे हैं, एसओपी शो कर रहे हैं, वो प्रॉपर होना चाहिए।
नहीं 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 नहीं, जब हम पेट एग्जामिनेशन देते हैं तो पेट एग्जामिनेशन का 3 इयर्स का वैलिडिटी होता है। यानी आप 3 इयर्स के अंदर कभी भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं कितने भी इंटरव्यूज दे सकते हो। अरे वाह। यार आपने कॉमर्स में प्लेन कॉमर्स का एग्जाम दिया था, अकाउंटेंसी से एग्जाम दिया था, मैनेजमेंट से एग्जाम दिया था, मार्केटिंग से एग्जाम दिया था, कौन से फील्ड से एग्जाम दिया था? ओके, आपने टोटली कॉमर्स से दिया था। तो आपने कोई टॉपिक सिलेक्ट किया है, आपने एसओपी कुछ रेडी किया है, या आप कौन से इस पे आप रिसर्च करना चाहते हो, कौन से इस पे आप वर्क करना चाहते हो, पीएचडी करना है तो आपको किस पे करना है, आपका एटलीस्ट टॉपिक क्या है, आप किस फील्ड में करना चाहते हो, मार्केटिंग लाइन में करना चाहते हो, मैनेजमेंट लाइन में करना चाहते हो, डेवलपमेंट के बेस पर करना चाहते हो, किस बेस पर पीएचडी करना चाहते हो? सो अंजू, प्लीज शेयर मी योर डिटेल्स, तो मैं आपकी इसमें थोड़ी हेल्प कर दूंगी। ओके। ओके, बिजनेस मैनेजमेंट, नो डाउट। आपने एसओपी रेडी किया है अंजू? तो डियर, मैंने आपको मेल आईडी शेयर किया था, आप मुझे मेल आईडी पे मुझे मैसेज कर दीजिए से रिलेटेड। और जोर से बोलूँ, आज पता नहीं क्या हो रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, क्योंकि माइक तो मेरा पूरा साथ में है। जोर से ही बता रही हूँ डियर, डोंट वरी मेघा। अंजू प्लीज मुझे मेल कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, शायद माइक का इशू आ रहा होगा, मुझे माइक चेंज करना पड़ेगा। आई विल डू दैट, मैं कल नया माइक ले लूँगी। चलो, नाउ आई एम ऑडिबल टू यू, प्लीज लेट मी नो। ओके, तो चलो अभी आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पे। अंजू आप मुझे कर दो बेटा मेल, ठीक है? बिकॉज अभी मेल करने का टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है? या मेल आईडी को चेक करने का, तो बेटर है कि आप मुझे जो भी आपकी डिटेल है वो मेल कर दो, तो मैं आपको देख के आपको बता दूँगी, ठीक है? चलो, अब आगे हम लोग व्हाट इज अ कंपनी। तो कंपनी का मीनिंग देख लेते हैं, कंपनी क्या कहती है क्या नहीं कहती है, कंपनी के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। ओके, सो आ जाओ कंपनी के ऊपर। ओ ग्रेट,
वेरी नाइस ईशा. हाँ डियर, बहुत होगी बातें, चलो. व्हाट इज अ कंपनी? पहले तो हमको देखना है कि कंपनी क्या होती है. मीनिंग, फ्यूचर एंड टाइप्स ऑफ द कंपनी. कंपनी इज अ, एक कंपनी कैसे स्टार्ट होती है डियर, कि अगर ग्रुप ऑफ द पीपल मिलकर एक साथ एक अचीवमेंट करना चाहते हैं, किसी एक गोल को सेट कर कर एक ऑब्जेक्टिव उनका अचीव करने का. और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस में एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी को जिन्होंने लॉन्च किया है विद द टैक्सेशन ऑफ द कंपनी डिफाइन ऑफ टाइप. सो द मेन डिफिनेशन ऑफ द कंपनीज आर एज फॉलो. एक होती है a registered association which an artificial legal person having an independent legal entity, perpetual succession, a common seal of a signature, common capital, comprised of transferable share carrying a limited liability. फिर हो जाता है कंपनीज एक्ट 2002. द कंपनीज एक्ट 2002 is a law that governs commercial competition in India. It replaced the erstwhile monopolies and the Restrictive Trade Practice Act 1969. The Company Act aimed to prevent activity that have an adverse effect of a companies in India. कंपनी एक्ट 2002 क्या कहना चाहती है? ये कमर्शियल कंपटीशन इन इंडिया का. इट रिप्लेस अदरवाइज अ मोनोपोलिस्ट एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट. यहाँ पर हम ट्रेड प्रैक्टिस कराते हैं. प्रतियोगिता अधिनियम 2002, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 एक ऐसा कानून है जो भारत में वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा का निर्णय करता है. इनसे पूर्ववर्ती एक अधिकार और प्रतिबंध व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 का स्थान लिया. प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उद्देश्य भारत में प्रतिस्पर्धा का भाव डालने वाली गतिविधियों को रोकना है. देखो, यहाँ पर कंपनीज का एक कंपटीशन एक्ट बन गया था, कंपटीशन एक्ट 2002. लाइक कैसे है कि यहाँ पर आज मैंने एक कंपनी खोल दिया तो सेम प्रोडक्ट की कंपनी दूसरा बंदा भी खोल रहा है. जैसे मार्केट में लेस है, बालाजी और भी दूसरे पेपर्स वगैरह की ये है, कंपनीज है. तो एक के बाद एक ही प्रोडक्ट को लेकर अगर कंपनी बन रही तो कंपटीशन को हमको एक्ट किया जाता है, रेस्ट्रिक्टिव किया जाता है, ट्रेड प्रैक्टिस की जाती है, एक एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है कि इतने एरिया में इतने ही लोग होने चाहिए. डेफिनेशन अंडर द कंपटीशन एक्ट. द फॉलोइंग आर द डेफिनेशन इट इज अंडर द कंपटीशन एक्ट. एक होता है एक्विजिशन, यानी जहां पर कंपनी बनती है. इनडायरेक्ट एग्रीमेंट टू द एक्वायर द शेयर, जहाँ पर हम शेयर्स खरीदते हैं और यानी कंपनी जो है लोगों को शेयर्स प्रोवाइड करती है. शेयर्स प्रोवाइड करने के बाद, यस, वेरी नाइस ईशा. ओके, सो जब हम एक्वायर्ड करते हैं, तो जब कंपनी को एक्वायर्ड करना होता है, यानी कंपनी को एक्वायर्ड बनना है कि बिजनेस में अपनी जगह बना के रखनी है, तो उसने क्या करना है, कंपनी ने शेयर इशू करने चाहिए. लोग उससे शेयर खरीदेंगे और वो शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स देगा. कंट्रोल पूरा उसका कंट्रोल असेट्स ओवर एंड एंटरप्राइजेस पर होगा. इट इज कॉल्ड एक्विजिशन. Cartel. It is defined as an association of a producer-seller who limited control the distribution, sales, promotion on the goods through the arrangement previous में. जितने भी goods बने हैं, तो उनका हम लोग का प्रोडक्शन के बाद उसको प्रमोट करना, उसको सेल करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये काम होता है कार्टेल का. पोजीशन, डोमाइन पोजीशन मीन्स द पोजीशन ऑफ पावर held by the enterprises related to the market. आज हम कहते हैं ना कि धीरू भाई अंबानी बहुत ज्यादा अमीर है ना, रतन टाटा बहुत ज्यादा अमीर है, अडानी बहुत ज्यादा अमीर है. तो उन्होंने अपनी मार्केट में जो है अमीरी से पोजीशन नहीं बनाई, अपने बिजनेस एम्पायर से उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है. तो हमें भी उस पोजीशन को समझ के, डोमाइन पोजीशन, मार्केट में अगर स्टेबल रहना है, मार्केट में अगर कुछ करना है, प्रॉफिट अर्न का. देखो मार्केट में जो भी ट्रेड पर्पज से आता है, उनका एक ही एम होता है प्रॉफिट अर्न करना. अपनी प्रॉफिट अर्न करते करते
मार्केट में अपनी इमेज बना देना, यानी खुद तो प्रॉफिट कमाना और दूसरों को भी प्रॉफिट देना। इट इज कॉल्ड द पोजीशन, बना के रख लेना। प्रतियोगिता अधिनियम के तहत परिभाषाएं, प्रतिस्पर्धा अधिनियम की तरह उधर परिभाषाएं निर्मित लिखित है। अधिग्रहण, अधिग्रहण को किसी भी उद्यम पर शेयर, मतदान के अधिकार या संपत्ति के निर्णय के प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है। कार्टेल, एक कार्टेल को उत्पादकों विक्रेताओं के एक संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है जो पहले की गई व्यवस्था के माध्यम से निर्णय, वितरण, बिक्री या माल पर प्रचार को समिति करता है। स्थित, एक प्रमुख स्थिति का अर्थ है संबंधित बाजार में किसी उद्यम द्वारा शक्ति की स्थिति। ये उद्यम को स्वतंत्र रूप से कार्य करने और बाजार को उसकी दिशाओं में प्रभावित करने की क्षमता बनाता है। कार्टेल सेल्स और प्रमोशन एक्टिविटी को जो मैनेज एंड कंट्रोल करता है उसे हम कार्टेल का नाम देते हैं। देखो, एक कार्टेल को उत्पादकों विक्रेताओं के संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है जो पहले की गई व्यवस्था के माध्यम से नियंत्रण, वितरण, बिक्री या मामलात पर प्रचार को सीमित करता है। जस्ट होल्ड डाउन। सो क्या क्या फोर्थ पॉइंट पर हमारे फोर्थ पॉइंट हमारा कहलाता है predatory pricing. Predatory pricing is where the price of a goods and service is reduced to well below the cost of production in order to eliminate competition. Right. मैम आज तो आप लोगों नहीं समझ आ रहा है। मेगा, आप क्या कहना चाहती हैं? तो चलो आगे आ जाते हैं हम लोग। Predatory pricing. Predatory pricing is where the price of a goods and services is reduced to well below the cost of production in order to eliminate the competition. हम लोग क्या करते हैं, एक प्राइसिंग क्राइटेरिया बना के चलते हैं जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को रिड्यूस रेट में जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं, कल कर लेंगे। एक्चुअली मतलब इसके लिए किया था कि छोटा वाला बेबी को भाग रहा था मेरा और वो गिर गया। तो नाउ ही इज सिटिंग विथ मी एंड ही इज क्राइंग। मैंने उसको थोड़ा सा बुला के प्यार कर लिया है। डोंट वरी, ओके, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हम मम्मा को लेक्चर। Now, rule of the reason: the interpretation of an activity on the basis of the business justification, market impact on the competition and the consumer. उसके rules क्या कहलाते हैं कि एक एक्टिविटी बेस होता है, बिजनेस जस्टिफिकेशन, मार्केट इम्पैक्ट देता है, और कंपटीशन एंड कंज्यूमर। यानी देखो, आज अगर मार्केट में हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ओके, तो मार्केट में उसका इम्पैक्ट गिरता है, लोगों की नज़र में वो चीज़ आती है, कंपटीशन आता है, कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं और हम लोगों को उस चीज़ की सेल्स एंड सर्विसेज में बेनिफिट होता है। एक एग्जांपल देती हूँ, बालाजी वाला। जब बालाजी ने लेस के कंपटीशन में अपना प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया था,
उसने कोई मार्केटिंग नहीं की, कोई प्रमोशन के लिए प्रोसेस नहीं बेचे, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया। उन्होंने अपने ही जो एग्जीक्यूटिव थे, जो कंपनी में काम करते थे, उन्हीं एग्जीक्यूटिव को बाजू में नियर बाय शॉप पे भेजा और उनको बोला कि बालाजी की वेफर्स है, बालाजी की वेफर्स है। वो रेगुलरली 2 से 3 दिन तक जाते थे। जब कस्टमर की डिमांड आएगी तो कस्टमर्स की डिमांड पे क्या करेगा, तो जो भी रिटेलर है वो अपनी शॉप पे वो प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। अब इस तरह से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती गई, लोगों के अंदर उसकी इमेज बनती गई, लोगों को टेस्ट अच्छा लगने लगा, प्रेफरेंस अच्छा लगने लगा और लोगों ने उसका यूज बढ़ा दिया। और आज बालाजी एक नॉर्मली हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा ब्रांड बन के बैठ गया है। वॉल्यूम कम करो। कल आनंद चतुर्थी भी, हाँ कल दो दो सेलिब्रेशन है। तो चलो हम ये सब चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहला इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। नाउ प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी प्राइसिंग वे है जहां प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को उत्पादन लागत के काफी कम कर दिया जाता है। कारण का नियम व्यवसायिक औचलिन परिस्पर्धा और उपभोक्ता पर बाजार के प्रभाव के आधार पर गतिविधियों का व्यवस्था किया जाता है। नाउ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, ये आपको याद रखना होगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एन ओवरव्यू ऑफ अ फंक्शन, ये ओवरऑल चीजों को ऑब्जर्व करता है, देखता है। इट इज अ इम्पोर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। दिस आर्टिकल briefly throw the light on the object, function and composition of the members and the challenges faced by the Competition Commission of India. Also briefly understand the Competition Act 2002 and need a competition law. देखो एक प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट, आज हम लोग कॉस्मेटिक चीजें यूज करते हैं, जहाँ लैक्मे का भी ब्रांड है, लॉरियल का भी ब्रांड है, शुगर ब्रांड भी आ गया। तो ये क्या है, एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है। एक ब्रांड दूसरे ब्रांड का क्या है, कॉम्पिटिटर है। उस कॉम्पिटिटर्स में कुछ चीजें एक कंपनी की दूसरी का सीक्रेसी जो है कॉपी ना हो जाए, इस चीज का हम लोग क्या करते हैं, ये जो कंपटीशन कमीशन एक्ट है इंडिया का, वो चेक करता है कि कहीं ना कहीं इसके ऑब्जेक्ट क्या है, इनके फंक्शंस क्या है और यहाँ के मेंबर्स के अंदर कंपटीशन किस तरह का है, कौन कौन से चैलेंजेस को लोग फेस कर रहे हैं या कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, इन सब चीजों को दिखाया जा सकता है। हियर प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। तो ये था हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। द CCI एक्ट द कॉम्पिटिटर रेगुलेट इन इंडिया। द कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003, although it became a fully function only by 2009। जब ये स्टार्ट हुआ था तो 2003 में स्टार्ट, उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया गया। become fully functional only by the 2009। It is aimed at establish a competitive environment in the Indian economy through the protective engagement with all the stakeholders, the government of international jurisdiction। यहाँ पर क्या हो रहा था, 2009 में इसके फंक्शनल को फुल्ली मैनेज एंड कंट्रोल किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो इंडियन इकोनॉमी में था, स्टेक होल्डर जो थे, गवर्नमेंट एंड इंटरनल जस्टिस जुडिशियल्स, यानी जो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। जुडिशियल्स मतलब एक ग्रुप जहाँ पर हम लोग जो है, कोई भी अगर हम लोगों को ऐसा लगता है तो वहाँ पर हम कंप्लेंट फॉलो करते हैं। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगित उद्देश्य, CCI भारत में प्रतिस्पर्धा नियामक के रूप में कार्य करता है। आयोगी की स्थापना 2003 में की गई थी, हालांकि ये 2009 तक पूरी तरह कार्यात्मक हो गया था। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के साथ सीधे जुड़ाव के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रतिस्पर्धा माहौल स्थापित करना है। The object of the commission are to prevent practice that harm the competition, to promote and sustain the competition in the market, to protect the interests of a consumer, to ensure the freedom of the trade। आयोग के उद्देश्य है प्रतिस्पर्धा के नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने का, उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करना, व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए। लाइक क्या था इसका ऑब्जेक्ट, ये एक प्रैक्टिस, किसी को नुकसान ना होने चाहिए, कंपटीशन में कोई एक दूसरे की जान का दुश्मन ना बन जाए। प्रमोट इन सस्टेनेबल कंपटीशन इन द मार्केट, आप अपना प्रोडक्ट ये करो, हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में कंपटीशन के अंदर प्रमोट करेंगे। द प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, और प्रमोट करने के साथ साथ हम कंज्यूमर का इंटरेस्ट लेंगे।
यस, सीसीआई एक ग्रुप है नेहा। How was the Competition Commission of India formed? The CCI was established by the BJP government under the Provision Competition Act 2002. The Competition Amendment Act 2007 was enacted to amend the Companies Act 2002. The lead of establishment of CCI Competition Appeal Tribunal. यहाँ पर हुआ था भारतीय स्पर्धित आयोगों का गठन कैसे हुआ। सीसीआई की स्थापना वाजपेयी सरकारी द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई थी। प्रतियोगिता संशोधन अधिनियम 2007 प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन करने के लिए अधिनियम किया गया था। इससे सीसीआई और प्रतिस्पर्धा अपील न्यायाधिकारी की स्थापना हुई। The Competition Appellate Tribunal has been established by the central government to hear the disposal of appeal against any direction issued or discussion made or order passed by the CCI. The government replaced the Competition Appellate Tribunal with the National Companies Law Tribunal NCLAT. देखो हम लोगों को ये सारी चीजें याद रखनी है, इसीलिए मैं आपको दो दो तीन तीन बार रिपीट कर रही हूँ। द गवर्नमेंट रिप्लेस द कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसको किसने रिप्लेस किया? NCLAT, जिसको हम कॉम्पेट बोलते थे। कॉम्पेट का फुल फॉर्म क्या था? कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसको रिप्लेस किसने किया? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल इन 2017 में। इसमें क्या काम होता था? इसके द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देशक या किए गए निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील सुनने और निपटाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धा अपील, जहां पर हम अगर कोई कंप्लेंट फॉरवर्ड करता है या किसी को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी होती है, तो हम जहाँ पे कंप्लेंट जो होता था वो कॉम्पेट के द्वारा चेक करते थे, जिसे रिप्लेस कर दिया गया 2017 में और जिसे नाम दे दिया गया NCLAT। Type of agreement under the Indian Contract Act 1872. This article was written by the Arya Mittal from Hidyatullah National Law University. The article seeks to explain all types of agreements such as a valid agreement, voidable agreement, etc. in the light of the Indian Contract Act 1872. भारतीय अनुबंधन अधिनियम 1872 के तहत समझौते के प्रकार, ये लेख हिदायत उल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी के आर्य मित्तल द्वारा लिखा गया है। ये लेख भारतीय अनुबंध नियमित 1872 के आलोक में सभी प्रकार के समझौतों को, जैसे वैध समझौते, शून्यकालीन समझौते यदि की व्यवखाय करना चाहता है। इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम एग्रीमेंट कौन कौन से। अभिषेक, ईशा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लेक्चर। बेटा डिस्कशन करने के लिए चैट बॉक्स में हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, बिकॉज ऐसा हो रहा है कि मेरा खुद का भी माइंड आपकी इस पे डाइवर्ट हो रहा है, बिकॉज आई एम जस्ट चेकिंग आउट दैट कि मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ देखने के लिए कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्यूरीज हैं, एंड आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे कुछ और ही टॉपिक यहाँ पे नज़र आ रही है। सो प्लीज़ हम ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस कर लेंगे। स्टॉप ईशा एंड अभिषेक, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर। The agreement are one of the most important aspect of our day to day life. एक एग्रीमेंट जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो डे टू डे लाइफ में कवर करता है। वी एंटर इन द न्यूमरस एग्रीमेंट डेली, हम दिन भर में ऐसे बहुत ज्यादा एग्रीमेंट्स को फॉलो करते हैं। These agreements are the enter into the consciously or subconsciously. Under the law, agreement conferred a number of rights and the obligation upon the parties. Thus, it is a crucial to understand the types of agreement and what agreement may be enforceable in the court of law in order to protect our rights and discharge the obligation so as avoid any legal action against ourselves. देखो परिचय। समझौता हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। हम रोजाना कई समझौता करते हैं। इन समझौतों को जानबूझकर या अविच्छेदन रूप से दर्ज किया जाता है। कानून के तहत समझौते पार्टियों को कई अधिकार और दायित्व प्रदान करते हैं। इस प्रकार समझौतों के प्रकारों को समझना महत्वपूर्ण है और हमारे अधिकारों की रक्षा करने और दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कौन से समझौते कानून की अदालत में लागू हो सकते हैं, ताकि हम खिलाफ किसी भी कानून कार्रवाई से बचा जा सकता है। Valid agreement. A valid agreement may be defined as an agreement
that if it's enforceable by the law, shall become a contract and make the parties to agreement binding to the condition thereof. The agreement is defined under the Section 2B of the Indian Contract Act 1872. The Act, it is stated that every promise and every said promise forming a consideration for each other in agreement. देखो वैलिड एग्रीमेंट कब होता है जब दो लोग मिलकर आपस में एक इत्तेफाक रखते हो, एक प्रॉमिस करते हो कि आने वाले टाइम में हम शपथ लेते हैं कि हम मिलकर काम करेंगे, जो भी लॉस होगा हम साथ में बेयर करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा हम एक दूसरे के साथ कंसर्न करेंगे। तो ये क्या हो जाता है, एक वैलिड एग्रीमेंट बन जाता है जिसपे दो लोगों की सहानुभूति होती है। The essential of a condition of a valid agreement include shall have a valid consideration. Parties shall be competent to the contract as per the section 11 and section 12. The consent of a party is free to uninfluence. The object of the agreement is lawful. जब दो लोगों को मिलकर हम काम करते हैं तो हम लोग एक दूसरे को साथ में हम लोग मिलकर काम करेंगे। यहाँ पर आ जाता है सेक्शन 11। देखो सेक्शन 11 और 12। सेक्शन 11 में क्या था, सेक्शन 11 प्रोवाइड अ कंडीशन ऑफ द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वैलिड एग्रीमेंट दैट पार्टी शैल बी अ कॉम्पिटेंट एवरी पर्सन हु इज अ मेजर एज पर द प्रोविजन ऑफ मेजॉरिटी एक्ट 1875 of a sound mind has not been expressly barred or entered into the contract by law shall be a competent to the contract. Thus the agreement with the minor is not a valid agreement. देखो यहाँ पर हमको बता रहा है कि जब दो लोग आपस में सहानुभूति रखते हैं, एक दूसरे के साथ एक साउंड माइंड करते हैं, यानी दोनों का काम करने का तरीका, दोनों का समझने का तरीका सेम हो, इसीलिए माइनॉरिटी को यहाँ पर हम लोग जो है इम्पोर्टेंट नहीं देते। मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से 1872 के हिसाब से और लोग के बीच में हम कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड करते हैं। ओके, यहाँ पर आ जाता है सेक्शन 12। ये क्या कहलाता है, sound mind of the purpose of the contract shall mean to be the capacity of a mind to understand the consequence of agreement. A person who is of unsound mind usually, like अगर एक माइनर बंदा है but is of sound minded at the time of entering in the agreement, एक बंदा है जो कभी कोई चीज पे ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो एग्रीमेंट में आता है उसका माइंड पूरा उसी की तरफ हो जाता है, बट इट इज ऑफ साउंड माइंडेड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट। जब वो एग्रीमेंट में आया था तब उसका कोई ध्यान नहीं था। Such agreement shall be a valid honor. Similarly, one person who is usually of a sound mind but of an unsound mind while entering the agreement such as agreement of void agreement. देखो एक आदमी समझदार है, एक आदमी ना समझे, इसमें कहने का मतलब है जब दो समझदार लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे हम वैलिड एग्रीमेंट कहेंगे। जब एक समझदार और एक ना समझ मिलकर काम करेंगे, या फिर जो है दूसरा वाला बंदा जब एंटर हो रहा था तब उसे देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि नहीं ये कुछ इसका ध्यान मन कुछ नहीं है, लेकिन जब वो सामने आया और काम करने लगा तो उसका काम सही से होने लगा। लेकिन जब एग्रीमेंट बना तो वो एक साउंड माइंडेड था और एक अनसाउंड माइंडेड था, मतलब एक का ध्यान था एक का ध्यान नहीं था, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, वॉइड एग्रीमेंट। ओके, साउंड माइंड, यस। वॉइड एग्रीमेंट ये था, an agreement it is unforced by the law it is said to be a void. Section 24 of the Indian Contract Act 1872 ये क्या कहता है, as per the provision if the agreement is entered into by the parties and the part of a consideration or object of the agreement is unlawful then the such agreement shall be void. However, an exception to the notion or derivation from the doctrine of a survivability, the valid consideration of an object agreement can be served from the invalid part. The performance of a such valid part shall be the enforceable. हिंदी में देख लो, भारतीय अनुबंधन अधिनियम 1872 की धारा 24 प्रावधान के अनुसार यदि पार्टियों द्वारा एक समझौता किया जाता है और समझौते के प्रतिफल या उद्देश्य का एक हिस्सा कानून हो है तो ऐसा समझौता शून्य होगा। हालांकि इस धारण का एक अपवाद पृथक्करणीयता के सिद्धांत का एक व्युत्पन्न रूप है। यदि अनुबंधन के वेद प्रतिफल या वस्तु को अमान्य भाग से अलग किया जा सकता है तो ऐसे वेद भाग का प्रदर्शन परिवर्तन ही होगा। मतलब कोई चीज जो है एक एग्रीमेंट के अंदर वैलिड है, एक चीज अनवैलिड है, तो जिसको हम डॉक्टर टेस्ट कर सकते हैं सर्वाइवबिलिटी की चीज रहेगी नहीं रहेगी,
और उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं और कुछ चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो इनवैलिड पार्ट को हटाने की सोच रहे हैं कि वो इनवैलिड पार्ट हट जाएगा, तो उसे हम सेक्शन 24 के थ्रू से जज करते हैं। सेक्शन 25 में क्या किया जाता है, इन केस वेयर द प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी, यानी वादे करने वाला और वादा निभाने वाला, हैव अ म्यूचुअल एग्री टू एक्सक्लूड कंसिडरेशन फ्रॉम देयर एग्रीमेंट, उस वादे के मुताबिक अगर वो एग्रीमेंट को फॉलो अप करते हुए चलते हैं, एंड सच कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट इज प्रोवाइडेड इन द रिटर्न duly stamped and registration under the lawful, then such agreement shall not be a void। यानी यहाँ पर देखो, पहले हमने जो बात की वो इनवैलिड बात की, यानी लोगों के अंदर समझौता करने के लिए या साथ में मिलकर काम करने के लिए उन्होंने कोई भी ऐसा कुछ रूल नहीं बनाया कि हम एग्रीमेंट बनाएंगे, साथ मिलकर एक स्टैंपिंग करेंगे। जैसे अगर आज हम किसी का घर रेंट पे लेते हैं तो एक एग्रीमेंट कंपलसरी बनता है। सो हाँ डियर मेगा, तो जब हमारा ये एग्रीमेंट बनता है, हम दो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं और घर लेते हैं। जब अगर हम कोई कंसिडरेशन नहीं करते, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाते, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन हमारे लिए क्या कहलाती है, सेक्शन 24। और जब हम दो लोग मिलकर अगर एक एग्रीमेंट बनाकर कोऑर्डिनेशन कर कर काम करते हैं, तो उसे हम सेक्शन 25 में लेते हैं। भारतीय अनुबंधन अधिनियम 1872 की धारा 25, ऐसे मामले में जहां प्रत्येकता और वचन ग्राहता ने पारस्परिकरण रूप से अपने समझौते से प्रतिफल को बाहर करने के लिए सहमति व्यक्त की है और समझौते की ऐसी शर्त लिखित रूप में प्रदान की गई है, विधिवत्ता मुहर लगाती है और कानून के तहत पूंजीकृता, तो ऐसे समझौते शून्य नहीं होगा। ये नोट करना उचित है कि ऐसे मामलों में विचार की आवश्यकता के लिए उपवाद पार्टियों के बीच प्यार और स्नेह से बहर होगा। Additionally, an agreement without a consideration is a promise. It is done to the complicit of any prior deed of a promisee that have been done voluntarily shall not be a void. Lastly, an agreement that is a promise to pay in the full or in the part, or any payment of a creditor any doubt due, but the such debt has been barred by the limitation. Such agreement shall not be a void. देखो, जब दो लोग आपस में इत्तेफाक रहते हैं, वॉइड और वॉइडेबल, देखो वॉइड और वॉइडेबल के अंदर वैलिड, और देखो वैलिड है और एक वॉइड है, नॉट वॉइड और वॉइडेबल, एक है वैलिड और एक वॉइड। वैलिड जब दो लोग आपस में इत्तेफाक रख के काम करते हो तो हम उसे क्या कहते हैं, वैलिड। अगर हम वॉइड, अगर दो लोगों में आपस में इत्तेफाक नहीं है, लड़ झगड़ के काम करते हैं, तो वो वॉइड कहलाता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर एक बता रहे हैं कि जैसे ये कंडीशन एग्रीमेंट विदाउट अ कंसिडरेशन इज अ प्रॉमिस टर्न टू द कॉम्प्लीमेंट, जब दो लोग आपस में एक इत्तेफाक रखते हो, वॉलंटरी चलते हो, नॉट बी अवॉइड, इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है कि आपस में इत्तेफाक ना हो, यानी लोग मिलजुल कर साथ में काम करते हैं। अभी समझ लो मैं और अभिषेक साथ में काम कर रहे हैं, अभिषेक ने बोला मैडम मैं ये बार फीस नहीं पे कर सकता हूँ, मैं अगले महीने पे करूंगा। ओके, अगले महीने की जगह उसने बोला ये साल में मैं आपको कभी भी पे कर दूंगा। सो दैट काइंड ऑफ अ कंडीशन, यानी मैं एक अंडरस्टैंडिंग रखती हूँ, वो एक अंडरस्टैंडिंग से वादे को निभाएगा और मैं उस वादे पे यकीन कर लूंगी। सो ये क्या हो जाएगा, वैलिड कहलाएगा, इट इज नॉट अ वॉइड। सेक्शन 26 क्या कहता है, प्रोवाइडेड एवरी एग्रीमेंट इन द मैनर restraining a person to marry shall be a void. Such restriction may be from marrying any particular person or a person from the certain class of a person or from the marrying to the particular period or the marrying at all. The only exception is the provision restriction the minor from the marrying any person. Such agreement shall be a valid as a child marriage itself is a crime. देखो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, भारतीय अनुबंधन अधिनियम 1872 की धारा 26, अधिनियम की धारा 26 में प्रावधान है कि प्रत्येक समझौता किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को विवाद करने से रोकता है, शून्य होगा। इसी तरह का अवरोध किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करने से या व्यक्ति के एक निश्चित वर्ग के व्यक्ति से या किसी विशेष अवधि के लिए विवाह करने या विवाह करने से हो सकता है। इस प्रावधान को एकमात्र उपवाद नाबालिग को किसी भी व्यक्ति से शादी करने से रोकना है। इस तरह के समझौते मान्य होंगे क्योंकि बाल विवाह अपने आप में क्या है, एक अपराध है। सेक्शन 27 क्या कहता है, दैट एनी एग्रीमेंट restraining a person from carrying on any profession, एक ऐसा बंदा जो कोई बिजनेस चला रहा हो, कोई भी प्रोफेशन हो, ट्रेड और द बिजनेस इज चॉइस, बिजनेस करना उसका एक चॉइस है, shall be a void,
However, it is not a strict jacket rule applied to each case, rather it is an exception. If an agreement is entered into by the parties, one of the which buying the goodwill, another is a business, it may contain the condition where the buyer shall not engage in all similar business as a seller. यहाँ पे क्या कहता है धारा 27 में प्रावधान है कि कोई भी समझौता जो किसी व्यक्ति को उसकी पसंद के किसी पेशे, व्यापार या व्यवसाय को करने से रोकता है शून्य होगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, वॉइड होगा। अगर हम किसी को रोक रहे हैं कि ये बिजनेस मत करो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो करना चाहता है, तो ये क्या हो गया, यस, इलीगल इज अ वॉइड। व्यापार या व्यवसाय को करने से रोकता है शून्य होगा। हालांकि ये प्रत्येक मामले पर लागू होने वाला सीधा सीधा नियम नहीं है, बल्कि इसका एक अपवाद है। यदि पार्टियों द्वारा एक समझौता किया जाता है जिनमें से एक दूसरे के व्यवसाय की सुदावना खरीद रहा है, तो उसमें ऐसी स्थिति हो सकती है जहां खरीदार व्यक्तित्व के समान व्यवसाय में संगठन नहीं होगा। 28 Indian Contract Act 1872 Act provided the agreement that restricted any of the parties to seek a legal remedy or the legal proceeding shall be considered a void agreement. However, there is an exception provided by the law. Parties may be restrained from the approach of the court. The first exception of the agreement with the arbitration clause, second exception clause, a question to have already arrived. The third and final exception provide a guaranteed agreement to the bank financial institution. यहाँ पे 28 धारा हमको क्या कहती है कि प्रावधान के है कि ऐसी समझौता जो किसी भी पक्ष को कानूनी उपाय खोजने या कानूनी कार्यवाही को बाधित करने से रोकते हैं, अन्य शून्य कारण माना जाएगा। हालांकि कानून द्वारा प्रदान किए गए उपवाद है जिसमें पार्टियों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से रोका जा सकता है। पहला उपवाद एक मध्यस्थता खंड के साथ एक समझौता है। दूसरा उपवाद में प्रश्न शामिल है जो पहले ही उठ चुके हैं। इस प्रावधान का तीसरा और अंतिम विवाद बैंक या वितरित स्थानों द्वारा गारंटेड समझौता है। लेकिन कैसा हो जाता है कि अगर आप दो लोग को एक दूसरे से डील कर रहे हो, तो ऐसी डील हो जाती है कि चलो अगर हम लोग का झगड़ा हो गया है, हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, तो कोर्ट के बाहर उस मामले को सुलझा लिया, तो उसे हम क्या कहेंगे कि हाँ बाबा ये एक चीज हो गई। दूसरा एक ऐसा कि नहीं, हम आपस में झगड़ा करते रहेंगे, आखिर लड़ाई में देखते रहेंगे किसको कौन नुकसान करेगा, जो नुकसान उठाएगा वो हार जाएगा। उसके बाद तीसरा एक अंतिम है कि बैंक इसमें बीच में आ जाती है। बैंक जो है दो लोगों का सुलह करवाने के लिए एक गारंटेड बीच में रखती है। देखो अगर आप बैंक में अगर कुछ भी लॉस होगा कुछ भी, तो एक नॉमिनी करके हमारा नाम लिया जाता है, वैसे एक गारंटर लगता है और गारंटीड लगता है कि बाबा अगर कल को इसे लोन नहीं भरा तो हम तुम्हारे दरवाजे पे खटखटाएंगे कि बाबा इसे लोन पे नहीं किया है, तुम्हारे दोस्त को बोले आगे लोन पूरा कर जाए। आज के लिए मैं सोच रही हूँ बस इतना ही होगा, क्योंकि वरना आप लोग बहुत ज्यादा बाउंसर हो जाओगे। क्या कहते हो? इज दिस क्लियर एवरीवन? तो कल फंक्शन है, सो एडवांस में मैं आपको विश कर देती हूँ आपकी तरफ से, आपको फंक्शन मुबारक हो। मुझे नहीं पता कि कल आपका कौन सा त्योहार है। ओके, सो इस बात पे ध्यान दीजिए, केयर कीजिए, और इंशाल्लाह वी विल मीट यू एज ऑन टुमारो। ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ अंजू बोलो। अंजू मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है। आप पीछे का आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ अंजू बोलो ना। अंशु मैंने आपका नंबर ले लिया है, मैं आपको थोड़े समय बाद कांटेक्ट कर लेती हूँ। ओके, एक मिनट आपका नंबर क्रॉस चेक कर लो अंजू। अंशु सिंह, नहीं आपका नंबर दे दो अंजू, अंजू अंजू नंबर दे दो, दोबारा से नंबर बोल दो अंजू।
82982000. ओके, ठीक है। तो चलो, टेक केयर ऑफ एवरीवन। मैंने अभी मिस कॉल दे दिया है अंजू। बस हम बाद में बात कर लेंगे डियर, आफ्टर 9:30। ओके, चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। यस। यस अंजू, आई रिसीव योर कॉल। ओह माय गॉड। चलो ठीक है अंजू, वी विल टॉक आफ्टर। ओके, ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।